देखिएगा भाई, लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? 45। आइएगा क्वेश्चन नंबर 46 पर, 46 नंबर। क्वेश्चन नंबर 46। एक किसान के पास 945 गायें और 2475 भैंस हैं। वह इन्हें न्यूनतम समूह में चराना चाहता है और प्रत्येक समूह में एक ही प्रकार के जानवर हों और जानवरों की संख्या समान हो। भाई, इतनी गाय और भैंस हैं तो इनकी संभाल करने के लिए दूध निकालना है, चारा देना है, कोई दवाई बूटी देनी है, नहलाना है, और जो भी व्यवस्थाएं होती हैं एक पशु को संभालने के लिए, उसको आदमी तो चाहिए, एम्प्लॉय तो चाहिए। उसने कोई डेयरी फार्म कर रखा है, जा गाय भैंस है, दूध का व्यापार कर रहा है वो। अब भाई 945 गाय, 2475 भैंस। इसने कहा जी न्यूनतम समूह की संख्या न्यूनतम, मिनिमम। तो इसका मतलब है समूह का आकार मैक्सिमम, हाईएस्ट। न्यूनतम समूह है तो समूह का आकार क्या है? मैक्सिमम। बराबर कॉमन फैक्टर HCF। जब कभी भी ऐसा लिखा जाए कि न्यूनतम समूह की संख्या मिनिमम, तो समूह का आकार, समूह का साइज मैक्सिमम, हाईएस्ट, और बराबर संख्या है दोनों समूह की, तो इसका मतलब सारे समूह की, तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर। तो HCF निकालना है। तो देखो जी, जब भी इन संख्याओं का HCF निकालना है तो बड़े वाला नंबर तो लिखते हैं अंदर, छोटे वाला नंबर लिखते हैं बाहर। $1890, 5, 8, 945, 585, 0, 6, 360, 585, 225, 135, 90, फिर ये 45, 45 दूनी 90। अब जाकर HCF निकला है बहुत लंबे प्रोसेस के बाद। यानी कि एक समूह में जानवरों की संख्या कितनी हो गई? 45। और एक समूह में जानवरों की संख्या तो है 45। अब इसने कहा है 945 गायें हैं, अगर 45 से भाग देंगे तो 45 दूनी 90 और 45 से कम 45, तो 21 तो झुंड हो गए ये वाले। 2475 में 45 से भाग दे दो,
काटा पीटी मचाओगे तो 55 झुंड हो गए ये वाले, 55 तो ये वाले, 21, 55 तो ये वाले और 21 ये वाले। तो अब इसने कहा तो अब 21 प्लस 55 टोटल कितने झुंड हो गए। अब देखो भाई एक तरीका तो है ये वाला, क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब कई बारी वह पहचान तो पाते नहीं है, देखो भाई नॉर्मल पहचान नहीं पाएंगे तो आपको लंबे अप्रोच से ही जाना पड़ेगा, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड अगर दिमाग पे काम कर जाए तो हमें इतनी लंबी संख्याओं से छुटकारा मिल सकता है। कैसे, देखो भाई 945 है और 2475 है। लास्ट में यहां भी 5 बैठा है, यहां भी 5 बैठा है, तो 5 से ही स्टार्ट करना है। 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 अट्ठा 40, 5 निम 45, 5 चौका 20, बचा कितना 4, 5 निम 45, 5 5 25, 189 है 495। अब कोई ऐसा संख्या ढूंढो जो इन दोनों को भाग दे दे। 4 और 9 13, 13 5 18, 1 और 8 9 और 9 18, तो 9 से भाग हो रहा है, तो 9 से भाग कर दिया तो 21, इसको मैंने 9 से भाग किया तो 9 पंजा 45 और 9 पंजा 45, इस 21 को फिर ब्रेक कर दिया 3 इंटू 7, 55 को ब्रेक कर दिया 5 इंटू फैक्टर में ब्रेक कर लिया। तो एक ऐसी संख्या ढूंढो जो ऊपर भी है और नीचे भी है। तो 45 ऊपर भी है, तो ये जो 45 आ गया ना, ये तो आ गया भाई एक झुंड में जानवरों की संख्या। पहली बात क्लियर। तो वो इतना लंबा जो अप्रोच था वो गायब हो गया। अब इसके बाद दूसरी चीज क्या गायब हुई, यहां तो मैं फटाक से भाग दे के 21 लिख दिया, फटाक से भाग दे के 55 लिख दिया, क्योंकि मुझे आंसर याद था। अब इतना जल्दी आप 45 का भाग तो नहीं दे पाएंगे, यहां पर आपको भाग देकर देने की जरूरत नहीं है। कैसे भाई, 45 तो जानवर है और 45 के साथ कितना बच गया, तो 45 45 के कितने झुंड हैं 21, ये 45 45 के कितने झुंड हैं, तो 21 और 55 टोटल कितना, तो 21 झुंड तो गाय के हो गए, यानी भाग देने की जरूरत नहीं पड़ी, और 55 झुंड ये हो गए, तो टोटल कितने झुंड हो गए, नोट करो इसी बात को। आओ भाई, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आ गया है। आइएगा क्वेश्चन टाइप नंबर 7। माना x वह छोटी से छोटी संख्या है
जिसे 3000 में जोड़ा जाए तो जो संख्या है वो 12 से 16 से 18 से 21 से भाग हो जाती है। 12 से 16 से 18 से 21 से भाग हो जाती है। तो पहले तो एलसीएम ले लो कि ऐसा नंबर तो ढूंढो जो 12 से 16 से 18 से 21 से भाग हो जाए। 6 8 9 2 8 3 7 1 4 3 2 तिया 6 दूनी 12 चौका 48 तिया 144 गुणा 7 1008। वो संख्या आ गई जो 12 से भी भाग हो जाएगी, 16 से भी भाग हो जाएगी, 18 से भी भाग हो जाएगी, 21 से भी भाग हो जाएगी। 1008 वो संख्या आ गई। अब इसने कहा कि 3000 के अंदर वो छोटे से छोटी संख्या ऐड करो। 3000 के अंदर वो छोटे से छोटी संख्या ऐड करो। तो 3000 के अंदर छोटे से छोटी संख्या ऐड करनी है। तो 3000 के अंदर वो छोटे से छोटा नंबर ऐड करना है। जो ये नंबर बनेगा, ये जो नंबर बनेगा, ये इनसे भाग हो जाए। तो 3000 के नजदीक कोई ऐसा संख्या ढूंढो जो इनसे भाग हो रही हो। तो जैसे 1008 तो एलसीएम आ गया। तो अगर मैं बात करता हूं, इसका 2 से गुणा कर दूं तो 2016 भी तो वही संख्या है। 3 से गुणा कर दूं तो 3024, 4 से गुणा कर दूं तो 4032। ऐसे कितने नंबर निकाल लो। तो 3000 के नजदीक वाला कौन सा नंबर है? क्योंकि 3000 में छोटे से छोटा नंबर जोड़ना है। तो छोटे से छोटा नंबर जोड़ना तो पहले ये जो नंबर है ये 3000 के नजदीक भी हो और इनसे भाग भी हो। तो यहां से इधर दे दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? और x की वैल्यू आ गई 24। तो x के अंकों का योग बताना, यही बताना है। तो 2 + 4 कितना हो जाएगा? नोट करो इसी बात को। सबसे पहले आपने एलसीएम ढूंढा 1008। अब ये कह रहा है कि 3000 में वो छोटे से छोटा संख्या जोड़ो। 3000 में बहुत छोटा नंबर जोड़ना है कि जो संख्या बने ये उनसे भाग हो जाए। तो इनसे कौन सा नंबर भाग हो सकता है? 1008, इसकी 2 से गुणा करो 2016, इसकी 3 से गुणा करो 3024। तो ऐसी संख्याएं, तो 3000 के नजदीक कौन सा नंबर है? 3024। तो 3024 आ गया वो नंबर। 3024 में से 3000 घटाए तो 24 आ गया। तो 24 को कितना आ जाएगा? x का वैल्यू आ गई 24। तो 24 के अंकों का योग कितना आ जाएगा? क्या ये इस क्वेश्चन में बस समझने के लेवल पर एक ही बात थी मेरे भाई कि ये जो नंबर मैंने लिया है, ये जो नंबर मैंने लिया है ये 3024 से ही क्यों लिया? बस ये बात थी। अच्छा इधर आ नहीं रहा क्या? 3024 ठीक है भाई, अगली बार मैं इधर लिखूं। इसको थोड़ा ठीक, इसको इधर 3024 लिख लेना। ये आया नहीं, मैं ध्यान रखूंगा अगले क्वेश्चन। क्लियर है मेरी बात? ये समझ में आया 3024 ही क्यों लिया? क्योंकि वो 3000 के अंदर छोटे से छोटा नंबर जोड़ना है। तो 3000 के अंदर अगर छोटा सा नंबर जोड़ूं और वो नंबर पर भाग हो जाए तो मतलब वो नंबर 3000 के नजदीक ही तो है। तो 3000 के नजदीक कौन सा नंबर है? तो इसका मल्टीपल देखो, 2 का गुणा 3 का गुणा 3 के गुणा में 3024 आ रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन पर आओ, 48।
है बड़े से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 2000 में घटाने पर 2000 में से बड़ा नंबर घटाओ। 2000 में से बड़ा नंबर घटाओ कि ये जो नंबर बचे ये उन सबसे भाग हो जाए। मुझे बताओ, अगर 2000 में से बड़ा नंबर घटेगा, जितना बड़ा घट सकता है, तो इधर संख्या क्या बचेगी? छोटे से छोटा नंबर बचेगा। इधर संख्या छोटे से छोटी भी हो और भाग भी हो जाए, छोटे से छोटा नंबर भी हो और 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से भाग भी हो जाए। 2 3 4 5 6 से कौन सी संख्या भाग हो सकती है जो छोटे से छोटी हो? इनका एलसीएम और समझ बात? 2000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 60। एक्स उधर ले जाओ तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1900। इससे अगले नंबर पर आ जाओ। इसने कहा वह अधिकतम संख्या 5834 में से घटाने पर 5834 में से बड़ा नंबर घटाओ। 5834 में से बड़ा नंबर घटाओ। अगर बड़े से बड़ा नंबर घटेगा, मतलब कॉमन मल्टीपल, तो किस किस से भाग हो जाए, इनका एलसीएम निकाल दो। पिछली बार तो संख्या ऐसी थी जिनका एलसीएम बहुत आसान था। इस बार एलसीएम निकालने के लिए जैसे टाइम एंड वर्क में बड़ी संख्याओं को यूज करते थे, ऐसे कर लो। 20 28 32 और 35। 4 से भाग दिया 5 बार, 7 बार, 8 बार, 35 बार। 1 7 8 7 1 1 8 1 4 पंजा 20 सत्ता 140 गुना 8 1120। तो 5834। कुल मिलाकर बात बस इतनी सी थी कि नंबर घटाना है बड़े से बड़ा, तो संख्या जो इधर आएगी वो आएगी छोटी से छोटी। तो छोटी से छोटी संख्या हो और सबसे भाग भी हो जाए, तो इसका मतलब वो एलसीएम है। तो 5834 माइनस का एक्स, तो एक्स की वैल्यू आएगी ये बात। तो जोड़ने में जब भी आएगा क्वेश्चन, छोटे से छोटा नंबर आएगा।
और घटाने में जब भी क्वेश्चन आएगा तो बड़े से बड़ा नंबर। तो जोड़ने वाला भी पार्ट हो गया, घटाने वाला भी हो गया। क्लियर होगी मेरी बात? आइएगा भैया टाइप नंबर 8, 1100, हाँ 1120 लिखना भाई इधर। तो इसका मतलब ये आंसर गलत आ गया? आंसर सही है, इसका मतलब मुझे आंसर याद था। क्वेश्चन इतनी बार निकल दिया, आंसर याद था। अच्छा वो इधर से देख के इधर से घटा लिया मैंने, वो घटा वहां से लिया। ठीक है, उधर 1120 लिखो भाई, गलती से लिख दिया था यहाँ पर, इसको सही लिखो। मैं घटा इसको देख कर गया। चलो जी अगले नंबर क्वेश्चन पर आइएगा, टाइप नंबर 8। लिखो पहले तो। इन दो में कंफ्यूजन कतई नहीं होता, ये भागफल है ये शेषफल है, कंफ्यूजन होता है इन दो के अंदर। तो जो आधा जय है वो अंदर है, बात क्लियर है? यानी कि आधा जय है, प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो भैया इसके अंदर। और ये बात क्लियर है? इंग्लिश वाले बच्चे कोसेंट, रिमाइंडर, डिविडेंड और डिवीजन, ये 4 शब्दावली आपको पता होनी चाहिए। कहां कहां अपनी अपनी भाषा में लिखना, दोनों भाषाएं मत लिखना, कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा। आप हिंदी में करते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में शब्द समझ में आते हैं, हिंदी में लिखो। इंग्लिश में शब्द समझ में आते हैं, इंग्लिश में लिखिएगा। आइएगा अब क्वेश्चन ने क्या लिखा है, भाग के किसी पर्सन में भाजक भागफल से 10 गुना, शेषफल का 5 गुना, भाज्य ज्ञात करना है, रिमाइंडर है 40। रिमाइंडर है 40। भाजक भागफल का 10 गुना, शेषफल का 5 गुना, शेषफल से 5 गुना, तो इसको 5 से गुणा कर दो, 230। और ये इसका 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 10 गुना है। पहले नंबर पर ये काम किया, दूसरे नंबर पर ये काम करो, इसका 10 गुना, इसका 10 गुना, तो इधर जाते वक्त 10 से भाग दे दो, 23। समझ में आ गया? अब देख लो 23 का तो 10 गुना है और 40 का 5 गुना है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? और अब चाहिए डिविडेंड, तो कैसे निकालते? दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर ऐड कर देते हैं। तो डिविडेंड कितना आएगा, 230 गुना 23 और प्लस 46, 5 3 3 6। दोनों की गुणा करते हैं और रिमाइंडर ऐड कर देते हैं, तो इस संख्या आ जाती है ये वाली। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 51, 51।
HCF निकालने के क्रम में अंतिम भाजक 15 शुरू से अंत तक के भागफल, ये A है, ये B है, ये C आएगा। अब ऊपर से A नीचे आ जाएगा, ये D आएगा। अब ऊपर से C नीचे आ जाएगा और 7, 5, 3 और अंतिम भाजक 15। पहले जो फॉर्मेट सेट हुआ गया, HCF ऐसे ही तो निकाला जाता है। पहली दो संख्याएं ले ली, अब मैंने कहा 7 है। अब जो रिमाइंडर बचेगा, अब ऊपर वाले नंबर को नीचे ले आओ, फिर भाग देंगे। अब जो रिमाइंडर बचेगा, अब ऊपर वाले नंबर को नीचे ले आओ और ये हो जाएगा। बात क्लियर है? अब देखो जी C कैसे निकलेगा, अभी निकालना सिखाया था। 15 गुणा 3 और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर यहां कितना है 0, तो C तो हो गया जी 45। A 45 गुणा 5 और प्लस में 15, 40 50 200, 5 5 25 225 और 15 240। इसको थोड़ा इधर लिख देता हूं, उधर दिखाई नहीं देगा। 240 हो गया। 240 नहीं दिखाई दिया ना, कोई बात नहीं, इसके नीचे लिख लेते हैं ना, यहां लिख लेते हैं 240। ठीक है। अब आया बी। बी कैसे निकलेगा? A इंटू 7, A कितना है और इंटू में 7 और प्लस में C, और C कितना है 24 सत्ता 168, 1680, 1680 और 45 2025। 1680 नहीं 2025 क्यों, 1680 और प्लस का 45, तो 20 जोड़ा तो 1700, 1725। ठीक है भाई। और अब इसने कहा दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों संख्या कौन सी जो शुरू में ली गई थी, ये वाली A और B, तो दोनों संख्याओं का योग बताना है, तो A प्लस B बताना है। तो A कितना है 240 और B कितना है 1725, और टोटल कितना हो जाएगा 1965। इससे अगले नंबर क्वेश्चन को करके देखो, शायद बस 52 नंबर क्वेश्चन को।
जितने भागफल दे रखे उतने ही भाग के निशान लगाओ पहले तो। पिछले में 3 थे तो 3 बार ही भाग का निशान था, इस बार 4 है तो अंतिम भाजक 5 है। D इज इक्वल टू 5 गुणा 3 15। C इज इक्वल टू 15 गुणा 1 प्लस में 5 20। A इज इक्वल टू, जब भी बीच वाली संख्या ले दोनों की मल्टीप्लाई और रिमाइंडर ऐड, तो 20 गुणा 40 प्लस 15 55। बी ए गुणा 2 55 गुणा 2 प्लस सी 130। और अब कहा गया कि संख्याओं का योग ज्ञात करें। संख्याओं का योग मतलब शुरुआत वाली दोनों संख्याएं ए और बी, शुरुआत वाली दोनों संख्याओं का योग बताना होता है। आओ जी 53 नंबर क्वेश्चन पर। तीन अभाज्य संख्याएं हैं, पहली दो का गुणनफल 1891 है पहला नंबर, और दूसरे नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 1891 है। अंतिम दो, दूसरी और तीसरे का जो गुणनफल है वो 7991 7991 है। संख्याएं बताओ भाई। 3 प्राइम नंबर है। मैं एग्जांपल समझाता हूं। जैसे एक नंबर ले लिया मैंने 3, अगला नंबर ले लिया मैंने 5, और अगला नंबर ले लिया मैंने 7 छोड़ दो, 11 छोड़ दो, 13 ले लो। मतलब किसी को ऐसा ना लगे कि सर ने लगातार ही नंबर लिए, इसलिए मैंने बीच में छोड़ के नंबर ले लिया। अब देखो मैं कह क्या रहा हूं। मैंने कहा पहले 2 नंबर की गुणा है जी 15 और अंतिम 2 नंबर की गुणा है जी 65। अब मेरे को ये दिखाई नहीं दे रहा, ये वाला पार्ट दिखाई नहीं दे रखा मेरे को, तो नीचे नीचे का पोर्शन नजर आ रहा है। तो मैं आपको ये कह सकता हूं जो दूसरा नंबर है ना वो इधर भी बैठा है और वो इधर भी बैठा है। सेट होगी ये बात। अगर दूसरी संख्या दोनों तरफ बैठी है तो जो दूसरा नंबर है वो इसमें इसको भी भाग दे देगा, इसको भी भाग दे देगा। तो आपस में संख्याओं में कुछ कॉमन है ही नहीं। इन
दोनों प्रोडक्ट में, ये भी गुणनफल है ये भी गुणनफल है, इन दोनों प्रोडक्ट में कॉमन क्या है? मतलब जो सेकंड नंबर है वही कॉमन है ना। तो वो सेकंड नंबर अब मैं निकालूंगा कैसे? मुद्दा ये रह गया। अब इसको हटा दूं तो अब तो पता नहीं चलेगा। तो सेकंड नंबर में निकालूंगा कैसे? इन दोनों का एचसीएफ निकाल दो। 15 चौका 60, बचा कितना? अब ऊपर वाली संख्या ले आओ नीचे, 5 दिया तो एचसीएफ कितना आ गया? बात समझ में आई? अब यानी पहली दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, अंतिम दो का गुणनफल दे रखा है, तो कॉमन तो दूसरा ही नंबर है। अब इसका कॉमन नंबर निकालना है, तो कॉमन नंबर कैसे निकलेगा? क्या निकाल दो? 3 बार कर दो, 4 बार कर दो, 4 एकम 4, 4 निम 36, बचेगा 3, 4 अठा 32 और 3 35, बचेगा 4 और 3 7, 11 में से 4 गया, ये 8 में से 5 गया, 327 नीचे 470, 1800, 4 सत्ता 28, बचा कितना? 2, 4 दूनी 8 और 2 10, बचा कितना? 4 चौक 16 और 1 17, 11 में से 8 गया, ये 8, ये 427 नीचे ले लो, 2 तिया 6, 2 अठा 366, ये कितना बच गया? 1, ये कितना बच गया? अब आया 183 और 61 से भाग दिया तो इसका मतलब ये हुआ एचसीएफ आ गया कितना? तो सेकंड नंबर कितना आ गया? कंसेप्ट क्लियर हो गया? पहले तो नोट करो यहां तक। अब पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर बराबर है 1891। तो 61 से काटेगा 3 बार 1 बार, तो पहला नंबर तो कितना आ गया है? 31। नोट करो जी बात को। ऐसे ही इस वाली इक्वेशन में रख लो, दूसरा गुना तीसरा, तो दूसरा कितना है? 61 गुणा में तीसरा इज इक्वल टू 7
7,991। अब 61 से कटेंगे तो 131, तो तीसरा नंबर 131 आ गया। इससे अगला नंबर क्वेश्चन करके देखो। अब इसने अगले में पता क्या कहा है, चार संख्याएं हैं तो पहली तीन का गुणनफल और अंतिम तीन का गुणनफल, देखो यही तो आएगा, पहला दूसरा तीसरा और दूसरा तीसरा। तो मुझे बताओ इसमें, इस प्रोडक्ट में और इस प्रोडक्ट में कॉमन क्या आया, सेकंड इंटू, तो जो भी एचसीएफ आएगा ना वो दूसरा गुना तीसरा नंबर का है। बात क्लियर है? तो अब इनका प्रोडक्ट है 385। वन जीरो जीरो, तीन बार, दो बार, चलो आप कह रहे हो दो बार कर लेते हैं। 800 में से 30 घटा दो भाई, 770। एक 23, 385, ये 231, 5 में से एक गया 4, 154, 11 में से 4 गया 7 और 7। ये जो 77 एचसीएफ आ गया, ये 77 कोई नंबर नहीं आया, इधर कॉमन क्या है, सेकंड इंटू और सेकंड इंटू, तो ये सेकंड आया है, ये जो 77 आया ना ये सेकंड इंटू थर्ड आया है। वहां तो नंबर ही कॉमन था, सेकंड इधर था सेकंड इधर था, इसलिए वो नंबर मान लिया। इस बार कॉमन क्या है इन दोनों जगह में, दोनों जगह में सेकंड इंटू थर्ड और सेकंड इंटू थर्ड कॉमन है। तो ऐसे तो प्राइम नंबर ढूंढो जिसका गुणा 7 हो रहे। और बहुत बढ़िया बात उसने पता क्या कही, सारी संख्याएं आरोही क्रम में है, चढ़ते क्रम में और लगातार है। तो इससे पहले वाला और इससे अगले वाला, चारों नंबर झटाक से पता चल गए, चल गए पता। और अब बताओ क्या कह रहा है, सबसे बड़ा। पचपन 56 मार दो डिलीट, कोई मतलब नहीं है इस तरह के क्वेश्चन का। 57 पे आ जाओ जी, 57।
एक विद्यार्थी किसी संख्या को 5/3 से गुना करना चाहता है, लेकिन गलती से उसने 3/5 से गुना कर दिया। एक ऐसी संख्या सोचो भाई जो 3 से भी भाग हो जाए, 5 से भी भाग हो जाए। तो एक ऐसा नंबर 3 से भी भाग हो, 5 से भी भाग हो, तो मैंने 15 मान लिया। 15 का 5/3, कितना आया? अब आना चाहिए था, जो हम चाहते थे उस हिसाब से तो 25 आना चाहिए था, लेकिन जो गलती होने के बाद आया वो 9 आया। तो 25 से 9 कितने की कमी? 16 की कमी आ गई है। कितने में से? और प्रतिशत के लिए कर दो गुणा में। इसी बात को आपको परसेंटेज में मैंने करवा भी रखा है कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट कर दो 5 × 5, नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जाओ। 5 × 5 25, 3 × 3 परसेंटेज में आपको करवा भी रखा है। बस वो या रिकॉल करवाने के लिए ही था ये क्वेश्चन यहाँ पर, कि आपको संख्या मानने की जरूरत नहीं होती, नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जाओ, नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जाओ। बात क्लियर हो गया? आइएगा भैया टाइप नंबर 10 पर आओ पहले। अब बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, टाइप नंबर 10। दो की पावर 5 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 3, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2। इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम होता है जिसके अंदर सब कुछ समा जाए। जैसे मैं कह दूं जी 2, 5, 3 और 6 का एलसीएम निकालो, तो हमने मान लिया 60 आ गया या 30 आ गया। 30 के अंदर 2 भी है, 5 भी है, 3 भी है, 6 भी है। एलसीएम होता है जिसके अंदर सब कुछ समा जाए। मतलब ये है कि हर नंबर यहां आना चाहिए। अब जैसे बेस में है जी 2, तो 2 में यहां 2 कितनी बार है? यहां तो जो ज्यादा वाला है वो ले लो 5, क्योंकि 5 में 2 तो है ही। 3 के अंदर 3 बड़े वाला नंबर लेना है। 5 यहां है, यहां नहीं है, यहां हर नंबर आना चाहिए। जैसे अपन फिर ऐसा मान लेंगे ना, यहाँ 5 की पावर 0 रहा होगा, और किसी भी चीज की पावर 0 कितना होता है?
तो इसका मतलब यहाँ 5 की पावर 0 रहा होगा, यहाँ 7 ऊपर नहीं है नीचे है, तो नहीं। हर नंबर आना चाहिए एलसीएम में, लार्जेस्ट पावर आनी चाहिए, अधिक से अधिक घात। नोट करो सी बात। एचसीएफ में कॉमन कॉमन पावर जो दोनों में छोटी पावर है, जैसे अगर इसी चीज का, ये तो एलसीएम हो गया, अगर मैं इसी चीज का आपसे एचसीएफ कैलकुलेट करवाता तो 2 की पावर 2, 3 की पावर, बस कॉमन नंबर तो यही है ना। अब सर 5 ऊपर है, नीचे नीचे है ही नहीं, जो कॉमन है वही लेना है। आओ भाई, इससे अगला क्वेश्चन नंबर 73, 73। दो संख्याओं 1728 और के का जो एलसीएम है वो 5184 है। का जो एलसीएम है वो 5184। पहले बनाओ 1728 को बनाओ, प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करो। 2 8 16, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर इंटू 3 की पावर 27 को तो डायरेक्ट लिख ही लोगे। अच्छा, अगर दिमाग चले आपका, 1728 की 3 बार गुणा करना एक बार, तो 1700 गुणा 3 5100, और 28 दिया 5184 हो रहा है, मतलब एक 3 का एक्स्ट्रा और गुणा है। तो अगर दिमाग चल रहा है तो इसका भी फैक्टर बन ही गया साथ साथ। और अगर किसी बच्चे को ऐसा लगे कि सर अपनी बात तो नहीं बनी, ये क्या कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग नहीं चल रहा, पेन चलाओ भाई फिर। 3 एकम 3 बचा 2, 3 7 21, 1728। अब फिर 3 से भाग दे लो, 3 पंजा 15, या 2 से दे लो, जिसका भी आपका मन करे, या ऊपरी ऊपरी 2 से भाग देना शुरू कर दो, बेशक से जो आपका मन करे, ऐसे ऐसे करते 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 यही आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है? तो फैक्टराइजेशन में ब्रेक कर लिया। अब मुझे एक बात बताओ भाई, जो यहां है ये मैक्सिमम पावर है,
तो 2 की पावर 6 यहां है, तो यहां पर मुझे पता है चाहे मैं 2 की पावर 0 रख लूं तो भी एलसीएम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना, क्योंकि वो तो यहां से बन जाएगा एलसीएम। चाहे मैं 2 की पावर 1 रख लूं तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो तो यहां से बन जाएगा एलसीएम। चाहे मैं 2 की पावर 2 रख लूं वो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहां से बन जाएगा। अगर मैंने 2 की पावर 7 रख दिया पंगा पड़ जाएगा। पता चला क्या पंगा पड़ जाएगा? एलसीएम बदल जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 7 आते ही बड़ी पावर वहां पहुंचानी है, उधर 2 की पावर 7 पहुंच जाएगा। एक्चुअल में एलसीएम जो दे रखा उसमें 2 की पावर 7 है ही नहीं। तो इसका मतलब एक बात क्लियर होगी, 2 की पावर 7 है तो ये संख्याएं तो ये होगी गुणा में। अभी यहां पर क्या आना चाहिए? 3 की पावर, तो यहां पर 3 की पावर 3 है, तो इसका मतलब 3 की पावर 4 कहां रहा होगा? यहाँ रहा होगा। इसके साथ भी 3 की पावर 4, 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 इसके साथ भी और इसके साथ भी, ऐसे ही रहा होगा। तो ये कह रहा है कि ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल है? एक संख्या तो ये रही भैया, 3 की पावर 4 81, 81 गुणा 81, यहाँ 81 भी हो सकता है। एक संख्या ये रही भैया 3 की पावर 4 81, 81 दूनी 162, यहाँ 162 भी हो सकता है। एक संख्या ये रही भैया 3 की पावर 4 81, 81 गुणा 4 300, 4 एकम 4 और 4 अठा 32, 324 भी हो सकता है। तो इस प्रकार ये संख्याएं गिन ली फिर अपन ने, तो 6 तो ये रही और 1 ये रही, तो ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल है? इन सातों संख्याओं में से आप कुछ भी रख दो, एलसीएम नहीं बदलेगा। तो यहां संख्या ऐसी रखनी है जिसके बाद एलसीएम ना बदले। तो मेरे भाई आपको कैसे करना है फिर पेपर में, ये तो समझाने के लिए था। मुझे पता है 2 की पावर 6 तो यहां से आ गया, तो ये नंबर फ्री हो गया, ये नंबर फ्री हो गया। तो ये 2 की पावर 0 से 6 तक कुछ भी ले लो भाई, 6 से बड़ा नहीं ले सकते। 3 की पावर 4 चाहिए, क्या 3 की पावर 4 यहाँ है? तो ये फ्री नहीं हुआ, तो यहाँ फिक्स कर दो। फिर यहाँ फिक्स क्या किया अपन ने? 3 की पावर, क्लियर है? तो 6 1 2 3 4 5 6, तो ये रहा 1 पावर ये रही, तो कितनी वैल्यू होगी? मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ कितनी वैल्यू है? 1, कौन सी? 3 की पावर 4, तो 7 गुणा 1 तो कितनी वैल्यूज आ गई? 7 वैल्यू ये रही, 1 वैल्यू ये रही, गुणा का साइन लगा दो तो 7 गुणा 1 कितनी वैल्यू आ जाएगी? इससे अगला नंबर क्वेश्चन पर आओ, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो बात ओके रिपोर्ट क्लियर होती रहेगी। पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करो। बारह की पावर 24, 16 की पावर 18, और n का एलसीएम आ गया भाई 24 की पावर। देखो रे भाई, 12 को पता क्या लिख लोगे आप? 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, तो ये ऐसे हो गया।
हो गया ना ऐसे। तो इसकी पावर है 24, तो ये बन गया 2 की पावर 48 इंटू में 3 की पावर 24। कोई डाउट यहां तक? 16 को क्या लिख लोगे आप? 2 की पावर 4 की पावर 18, 18 चौका। क्लियर है मेरी बात? और n तो n है ही। अब इनका जो एलसीएम है ना, 24 की पावर 24 है भाई। 24 को लिख लिया मैंने मनी मन में थोड़ा, 8 गुणा 3। दो ऐसी संख्याओं में ब्रेक करो जो आपस में भागना जा रही हो। 8 गुणा 3, 8 को क्या लिख दूंगा और गुणा में, तो ये 24, 24 दिया तो 2 की पावर इंटू में 3 की पावर। बोलो भाई बोलो। बोल दिया, बात बन गई। अब दिमाग चलाओ, यहां 2 की पावर कितना है? यहां है क्या? यहां है क्या? ये फ्री हो गया। जो गिवन नंबर से उनमें चेक करो, अगर उनमें से पावर वहां है तो ये फ्री हो गया। ये फ्री का मतलब है ये यहां कुछ भी रख दो। तो या 2 की पावर 0 से लेकर 72 तक आप कुछ भी रख सकते हो। गुणा 3 की पावर कितनी है? यहां है। ये फ्री हो गया भाई। अब तो ये 3 की पावर 0 से 24 तक कुछ भी रख सकते हो भाई। तो 72 और 1 73 वैल्यू तो ये रही। 24 और 1 तो 25 दिया, बचा कितना? 175 और 7 1800। जिसका ये समझ में आ गया वो इससे अगले दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट मारो, फिर पता चलेगा कि चीज कैसे करनी है। हो गया ना? हटा दूं? हो गया होगा। ये आसपास का किसी बच्चे से लिख लेना, रह गए हो तो।
प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। बस अब देख लो 5 की पावर 3 चाहिए यहाँ, अरे ये तो यहीं से आ गया, तो ये फ्री। 0 से 3 कुछ भी आ सकता है। 3 की पावर 2 यहां से आ गया, तो ये भी फ्री। 0 से 2 कुछ भी आ सकता है। 11 की पावर 1, 11 यहाँ भी नहीं है, नहीं यहाँ फिक्स है भाई, यहाँ 11 की पावर है 1 ही चाहिए। 3 और 1, 2 और 1, बीच में गुणा के निशान रहेंगे। 11 की पावर कितनी है? 1। मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार का अब डाउट रहना चाहिए, अगर कंसेप्ट ध्यान से सीखा है। इससे अगले नंबर क्वेश्चन को अप्लाई करके देखो तो ही पता चलेगा भाई। इससे अगले नंबर क्वेश्चन को अप्लाई करके देखो तो ही देखा पता चलेगा कि हम सीख पाए कि रट्टाफिकेशन का दौर है। एक 150, एक 144 और x का जो एलसीएम है 10,800। अच्छा, मैंने नंबर सिस्टम में आपको बताया था, ये जीरो दिखते ही मन ही मन में सोच लो, साइड में सो। नहीं तो एक बच्चा तो अभी पता क्या सोच रहा होगा, कैसे करूं इसके फैक्टर। भाई नंबर सिस्टम में सिखाया, जब घर जाके पढ़ता। अब वो सिखाने की भी इतनी हद होती है। 0 तो साइड हो गया। अब 100, 4 × 25, तो 4 को लिख लिया 108, कुछ भी लिख दो, सबसे बढ़िया है 4 × 27। तो 4 को लिख लिया और 27 को लिख लिया, तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर, और एक अभी भी 0 पोजीशन पर बैठा है। अगर एक बच्चा जिसने नंबर सिस्टम ध्यान से नहीं पढ़ा तो टाइम पास किया, और टाइम पास क्लास में तो किया ही किया, घर पे भी किया, तो जिंदगी पास करने से पहले पेन चला ले। फिर 10,800 और हो जावा शुरू। कोई ये तो कह ही नहीं सकता कि मेरे को आता नहीं, आएगा। लेकिन तुझे अगर बात क्लास की ध्यान है तो तुझे ये आएगा, क्लास की ध्यान नहीं है तो तुझे ये आएगा, और फिर समय तो वहां उसी हिसाब से लगेगा भाई। बात क्लियर है? मेथड नहीं, ये मुश्किल है, बस इसमें आपको सुनी गई बात याद रखनी पड़ती है। याद कब रहेगी? कोई भी चीज याद कब रहती है? जब उस चीज को बार बार माइंड के सामने से गुजारा जाएगा। और जब उस चीज को माइंड के सामने से ना गुजारा जाए तो कोई इतनी अच्छी से अच्छी चीज हो वो भी धूमिल हो जाती है भाई। फैक्ट है। बात क्लियर हुई? तो अब ये फैक्टराइजेशन हो गया। अब सुनो रे भाई, 2 की पावर 4 है, यहां नहीं, यहां हाँ, तो ये फ्री हो गया भाई। 0 से खत्म होगी बात है। 3 की पावर 3, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां फिक्स है भाई। अब 3 की पावर है 5 की पावर 2, हाँ, तो ये फ्री हो गया भाई 0 से। तो 4 और 1, ये एक ही है। कौन सी संख्या है? 3 की पावर 3, या संख्या एक ही है वो।
2 और 1, तो यहां कितनी वैल्यूज आ गई? बोलो भैया, बात क्लियर है क्या अच्छे से? आओ भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 77 नंबर। दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 945 है, उनका एलसीएम बताओ। प्रोडक्ट ऑफ कोप्राइम नंबर्स इक्वल टू एलसीएम। दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है। देख लो, चाहे ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी उसी काम को 7 दिन में करता है, तो एलसीएम बताओ। 5 और 7 का एलसीएम कितना आएगा? तो इनका प्रोडक्ट भी 35 है, एलसीएम भी 35 है। सह अभाज्य संख्याएं जो आपस में भागे नहीं जाती हो, तो प्रोडक्ट गुणनफल लिख लो, हिंदी में लिखो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम। सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम। तो इसने कहा दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 945 है, एलसीएम बताओ। तो एलसीएम भी कितना आएगा? 945 ही आ जाएगा, खत्म बात। तो एलसीएम भी कितना आएगा? 945। पॉइंट क्लियर भैया? आओ जी, क्वेश्चन नंबर 78। अच्छा, इसके बाद कौन से टॉपिक करने थे, क्योंकि ये तो कल खत्म हो जाएगा। SICI ना, ठीक है, क्योंकि मैं बुकलेट रेडी करवाऊंगा ना। SICI का अपना डिस्कशन हुआ था। अच्छा, आप में से तो कुछ बच्चों का मिक्सर भी चल रहा है। मिक्सर जो मतलब ये 2:30 बजे मिक्सर, हाँ वो भी खत्म होने वाला। ठीक है ठीक है, वो मिक्सर रेशियो पार्टनरशिप वो तो चल ही रहा। ठीक है, SICI, ठीक है भैया। आइएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 78।
नौकर को निश्चित दिनों के लिए काम पर रखा गया, जिसके लिए 3,239 रुपए दिया जाना है। कुछ दिनों के लिए वह एब्सेंट रहा और उसे केवल 2,923 रुपया दिया गया। उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी क्या है? देखो भाई, आप ऐसे समझो, जैसे एक आदमी की दैनिक मजदूरी है 10 रुपए और वह 23 दिन काम पर रख रहा है। 23 दिन कि आप 23 दिन में इस काम को खत्म कर देना, मतलब जब वो काम खत्म होगा तो उसको कितने रुपए मिलेंगे? 230 रुपए। लेकिन उसने पता है क्या है, वो 10 रुपए रोज तो मिलने थे उसको, मतलब मिलने थे अंत में ही, वो हिसाब अटेंडेंस तो रोज ही लगती है। लेकिन ना वो 17 दिन ही काम पर आया, बाकी कोई काम कोई और दूसरे वर्कर भी कर ही रहे थे, तो उस आदमी को अंत में कितने मिले? सिर्फ। अब आपको इस पार्ट में से कुछ भी नहीं पता है। उसने कहा एक मजदूर को कुछ दिनों के लिए काम पे रखा गया, आपको नहीं पता कितने दिन के लिए, और उसके साथ डिस्कशन हुआ कि आपको 230 रुपए दिए जाएंगे। तो वो जो टोटल रुपए हैं वो कैसे निकले होंगे? वेजेज इनटू टोटल नंबर ऑफ डेज, मतलब 230 में वेजेज है, गुणा में ही तो डेज की गुणा है। अब वह कुछ दिन अपसेंट रह गया और अपसेंट रह गया, उसके बाद उसको 170 मिला। यहां पर भी क्या है? वेजेज इनटू रिमेनिंग डेज। एक किस्म से वो वही तो है, दो संख्याओं का गुणा, पहला दूसरा और दूसरा तीसरा। एक किस्म से वही तो क्वेश्चन है ये। और इसने कहा कि जो दैनिक मजदूरी है वो मैक्सिमम है, हाईएस्ट। दो की गुणा करके ये दे रखा है, दो की गुणा करके ये दे रखा है, और उसने कहा कि वो जो नंबर है वो हाईएस्ट। अब जो नंबर है वो हाईएस्ट है तो भैया एचसीएफ और कॉमन है, दोनों में है वो, तो कॉमन फैक्टर 170 का और 230 का अगर आप एचसीएफ फॉर्म निकालेंगे, 230 यहां रखो, एक छोटा नंबर बाहर रखो, 60, 120, 50, एकम 50, 10, 10 50, 50, तो एचसीएफ कितना आएगा? जो मजदूरी है वही आएगी, क्योंकि दोनों जगह मजदूरी तो है कॉमन, वहां पर भी तो कॉमन नंबर ही तो आ रहा था। तो वही क्वेश्चन है, बस ये पढ़ो फिर ध्यान से दोबारा कि एक मजदूर को काम पर रखा गया जिसके लिए 3,239 थे, कुछ दिन अपसेंट रहा जिसके कारण 2,923 दिए गई। अधिकतम दैनिक मजदूरी एचसीएफ तो निकालना है, 2,923 बाहर करो, 3,239 अंदर करो, बाहर दे दो, भाग दे दो, 2,9,2,3, 6, 1, 2,9,2,3, 9, 27, 2844, 9 बार चला जाएगा। 13 में से जो 4 गया 9 और 7, 316, 4 बार कर दिया तो ये 316 भी कट जाएगा। तो ये जो एचसीएफ आएगा वही तो अधिकतम दैनिक मजदूरी है।
79 के अंदर एक लाइन मिसिंग है भैया, पहले तो वो लाइन लिखो लास्ट में। सीपी ऑफ मैंगोज इज मैक्सिमम यदि क्रय मूल्य अधिकतम है। सीपी ऑफ मैंगोज इज मैक्सिमम यदि क्रय मूल्य अधिकतम है। यदि क्रय मूल्य अधिकतम है। सीपी ऑफ मैंगोज इज मैक्सिमम यदि क्रय मूल्य अधिकतम है। ये वैसा ही क्वेश्चन है सेम कि 444 रुपए में कुछ खरीदे, मतलब 444 रुपए में क्या है, सीपी इंटू क्वांटिटी, और 228 रुपए में क्रय मूल्य पर ही बेच दिए तो सीपी इंटू रिमेनिंग क्वांटिटी। कहने का मतलब उसको शुरू में 444 रुपए मिलने थे काम करने के, लेकिन कुछ दिन अब्सेंट रहा तो उसको 228 ही मिले, वैसी तो स्टेटमेंट होगी। बात समझ में आई? तो 444 में भी सीपी तो है ही और 228 में भी सीपी तो है ही, क्योंकि सीपी पर ही बेचे हैं। तो अब इसने कहा सीपी अधिकतम भी है, अधिकतम मतलब हाईएस्ट, और दोनों जगह कॉमन भी है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो एचसीएफ निकालना है। तो निकालो पहले एचसीएफ निकालो, एचसीएफ सीपी ऑफ मैंगो बनेगा। पहले एचसीएफ निकालो, एचसीएफ सीपी ऑफ मैंगो बनेगा। तो ये तो सो एचसीएफ आया है ना, एक किलो आम का क्रय मूल्य आया है। अब इसने यहां तक क्वेश्चन नहीं छोड़ा, पिछला क्वेश्चन तो यहां तक आ गया था। अब इसने पता क्या कहा है, पहले उसने 444 रुपए के आम खरीदे, तो 1 किलो आम आते हैं 12 रुपए के, तो 12 तिया 36 और 12 सत्ता 84, 37 किलो। और आज उसने 228 डिवाइडेड बाई 12, तो उसने बेच कितने दिए, 12 एकम 12 और 12 निमा। भाई वो टोटल कितने खरीद कर लाया था, और 37 में से उसने कितना किलो बेच दिया, तो उसके पास कितना किलो बच गया, 37 माइनस 19, कितना बच गया, 18 किलो बच गया जी। चीज वही है।
80 नंबर क्वेश्चन को कट मार दीजिए, ये नहीं करना है, छोड़ दो, पड़े रहने दो ऐसे क्वेश्चन। अब घर जाकर अब इसका इतना सा ही पोर्शन बच गया है कि कल अपन बड़ा आराम से इसको फिनिश कर लेंगे। अब घर जाकर अपना तरीके से पढ़ाई स्टार्ट करिए। एसएससी सीजीएल 2024 का रिजल्ट आ गया। इसमें हमें जो उम्मीद थी कि शायद इस बार AIR1 अपने यहां से आएगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन और बहुत सारे इफेक्टों ने उस चीज को ऊपर नीचे कर दिया। लेकिन नंबर ऑफ रिजल्ट्स, चलो ठीक है, रैंक तो 2 4 5 7 दिन का खेल होता है बस, क्योंकि जिस बच्चे को जो पोस्ट मिल गई, रैंक 1 को भी सैलरी उतनी ही मिलनी है और रैंक 150 को भी उतनी मिलनी है। जो बच्चा भैया 40 पे ग्रेड पर जिस भी रैंक तक सिलेक्ट हुआ है, जैसे मैंने मान लिया भैया 3000 रैंक तक 40 पे ग्रेड मिल गई, तो 3000वीं रैंक तक भी उतनी सैलरी है। अब जब वो अगला 4200 पे चला जाएगा, तो फिर मान ले भाई 3001 रैंक से उतनी सैलरी आई और 4200 पे ग्रेड मैंने मान लिया भाई 7000 तक चली गई, तो फिर 3000 से 7000 तक सेम सैलरी है। तो भाई वो तो रहा ऊपर नीचे नंबर, और कुछ बच्चों के रिजल्ट्स ने हाईली सेटिस्फाइड किया है, ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसे, जैसे पता है आज सुबह मैंने, जब मैं यहाँ खड़ा था सुबह 7 बजे से 9 बजे तक की क्लास में, तो मैंने ऐसे ही ना बताने के लिए कि बच्चे कई कबार ना इतना कहते ना, संस्कारी बच्चे इतने आभार व्यक्त होते हैं, और शायद उनकी सफलता इसलिए भी आती है कि ना वो अंश से 1% हो, 99 नंबर पूरे होने के बाद 1 रन बनाते ही वो पूरा 100 हो गया, 3 डिजिट में चला गया, वो 1 नंबर का ही, लेकिन वो 1 बना तभी जब वो 99 बनाए थे। मेहनत अपनी जगह है, गाइडेंस अपनी जगह है, क्रम किस्मत अपनी जगह है। कई बार संस्कारी बच्चे के हालात में, जैसे एक बच्चा, मैसेज तो उसने बहुत पहले किया था, लेकिन कुछ के तो मैं रिप्लाई अब कर पा रहा हूं। जैसे एक बच्चा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना है, अब जैसे ही अभी जैसे मैंने ओपन किया तो 3 बच्चों के आए हुए हैं नीचे, ऐसे ही कहते हैं ना वो हार्ट के साइन लगा के धन्यवाद सर, तो मैं खोल लूंगा तो कुल मिला के वो सिलेक्शन वाले ही होंगे। और अभी मीटअप प्रोग्राम रखेंगे जिसके अंदर पहले मतलब जो सबसे हाईली, मैं एक बच्चे से तो इतना प्रभावित हुआ उसके रिजल्ट्स को देखकर कि भाई अभी देख के बताता हूँ भाई, अभी तो उसमें ना थोड़ा सा वो व्हाइट व्हाइट सा हो गया सारा, थोड़ा कलर ऊपर नीचे करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वो उसमें ना कोई अलग से निखर के नहीं आया, जैसे वो लाइन सपनों का साकार, या हाँ वो निखर के नहीं आई यार वो, है ना। हाँ 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 कुछ को, जैसे ना एक बच्चा है उसको इनकम टैक्स में टीए मिला है, टैक्स असिस्टेंट। और सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, अगर ईमानदारी से बच्चा लगा है ना, 5-7 मिनट बात करते हैं फिर इसको क्लोज कर लेते हैं। एक बार देखो सारे बच्चे ना टेलीग्राम पे एक वो देखो, सुबह मैंने करीब करीब 8:30 पौने 9 के आसपास मैंने एक स्क्रीनशॉट सेंड किया था, शायद वो आखिरी होगा, या हो सकता उसके बाद भी कोई आ गया हो, उसके बाद भी आ गया, आते रहते हैं तो डलते रहेंगे। ये आखिरी है सुबह वाला ना, ये नहीं, उससे ऊपर वाला, अरे आखिरी से ऊपर वाला, ये मैंने इस बच्ची के मोबाइल में देख लिया, आखिरी से ऊपर वाला, आखिरी वाला तो आखिरी। अब एक बार इस बच्चे के मैसेज पढ़ो एक बार, इस बच्चे का मैं ओपन कर लेता हूं तो मुझे पता चल जाएगा, उसके बाद भी कोई डला है क्या। ऐसे डलते रहते मैसेज तो आते रहते, उसके पीछे रीजन पता क्या है, कई दिन तक अपने रिजल्ट पता क्यों इकट्ठे होते हैं। एक तो आज अपना ऑफिस खुला ही आज है, तो मेरे फोन में करीब 217 बच्चों का डाटा है एट प्रेजेंट, उसको सारे को सिंक्रोनाइज कराऊंगा। अब जिस जिस बच्चे का मुझे ये लगाना कि जिसका नाम और शक्ल देखते ही, जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज करता है तो पुरानी चैट हिस्ट्री पर याद आ जाती है, मतलब उसमें दिखाई दे जाती है, तो मुझे बच्चे की शक्ल याद आ जाती है कि हाँ ये तो वो बच्चा था, इसका जो संघर्ष था। तो उस वक्त वाली व्यवस्थाओं में थोड़ा सा और मतलब जिस बच्चे के संघर्ष हमें बहुत अच्छे लगते हैं ना, उसका शेयर कर देते हैं, बाकी तो रिकॉर्ड के लिए है ही। जैसे देखो ये बच्चा कितना पुराना स्टूडेंट है जिसको ईडी मिला है,
01। तीसरे मैसेज में इसने अपना बैच कोड लिख रखा है। नीचे से सेकंड स्क्रीनशॉट खोलना, नीचे से सेकंड स्क्रीनशॉट खोलना भाई, क्योंकि मुझे लगा नीचे तो नीचे वाले से सेकंड, क्योंकि नीचे वाला तो इनकम टैक्स वाला आ गया, कोई और बच्चा आ गया होगा, भेज दिया होगा। तो जैसे मैंने मेरा अब व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर दिया भीम सर पे, शुभजीत सर पे, क्योंकि मैं बहुत सारे मैसेज देख नहीं पाता हूं कि कोई आए तो भाई देखते रहना, और वो बच्चे भेजते। अब एक बात देखो, ये बच्चा 2018 में पढ़ा था, अब ये बच्चा हमें चाहता तो बताए, चाहता तो ना बताए। चाहे तो ये लगे कि यार अब तो आई गई बात होली, पुरानी बात होली, और ऑब्वियस सी बात है, हमें कैसे पता चलेगा भाई, हम कोई कॉन्टेक्ट में थोड़ी है। और हम, मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि बच्चा अपने मन से जब उसको संतुष्टि सी रहती है कि नहीं यार, जब चीजें जो जितना उम्मीद से मैं गया था, और सर ने अपनी तरफ से कोई प्रयास में कमी नहीं छोड़ी भाई, चाहे वो समझाने की तरफ से हो, चाहे मेरे भाई वो गाइडेंस की तरफ से हो, चाहे भाई हम मतलब भाई कहते ना कि एज ए गार्जियन के नाते से डांट डपट हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब कहते ना कि एक बीज को एक पौधा बनाना और पौधे को पेड़ बनाना, और वो तो फिर उसके ऊपर है कि भैया वो माने कि ना माने। अब कभी मैं ऐसा मानता हूं कि कभी 8 साल 7-8 साल पहले इस बच्चे को नंबर मिला होगा, कभी बैच के अंत में देता हूं कि भैया किसी बच्चे को कोई भी परेशानी रह जाए तो आप मुझे इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना या कॉल कर लेना। अब इतनी सी बात को आप देखिए, ये बच्चा, और उसके नीचे वाला मैसेज बहुत इंस्पायरिंग मैसेज है, करंटली वर्किंग एज ए इनकम टैक्स टीए, यानी कि ये फिर मैंने इससे फोन पे बात की, इसने मुझे बताया 2021 सर रिजल्ट आया था 2022 में, क्योंकि पेपर ही 2021 के लास्ट में होता, 2020 का कोरोना था, तो कोरोना की वजह से 2020 के पेपर 21 में, वही 21 वाले पेपर बिल्कुल अंत में हुए थे, तो 22 के लास्ट में जाके रिजल्ट आया था, लास्ट में। तो 2023 अप्रैल से ये बच्चा ज्वाइनिंग पर है, तो इसको लगभग 2 साल इनकम टैक्स टीए में लगे हुए हो गया, टैक्स असिस्टेंट मतलब क्लर्क, लेकिन इसने छोड़ा नहीं। अब ये तैयारी कभी फर्स्ट ईयर में कर रहा होगा, अपने पास क्या होता है ना, बच्चा फर्स्ट ईयर में तैयारी करने लग जाता है, कभी सेकंड ईयर में तैयारी कर रहा है, फाइनल ईयर में तैयारी कर रहा है, तो बहुत लंबे समय तक बच्चे की जिम्मेदारी बन जाती है कांटेक्ट में रहना, इसलिए फिर वो रिजल्ट ना 2-4-5 महीने तक इकट्ठे होते रहते हैं, कई बार तो 6 महीने हो जाते हैं। बच्चा अपने गांव के किसी भाई बहन फ्रेंड का एडमिशन कराने आता है, और फिर पता चलता है आप क्या कर रहे हैं सर, मैं तो उस डिपार्टमेंट, वहां आपने बताया क्यों नहीं, कई बार सर याद नहीं रहता, कई बार बच्चा खुद ही माना बना देता है। अब ये सोचो 8 साल पुराना बच्चा, फिर इसने बढ़िया तरीके से लिख दिया कि सर अब मुझे ईडी डिपार्टमेंट मिल गया है, मतलब इंस्पेक्टर ही है ये ईडी के अंदर, क्लियर है? असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, एईओ का होता है एनफोर्समेंट ऑफिसर, और ए से है असिस्टेंट, क्योंकि एनफोर्समेंट ऑफिसर बनता है आईएएस अधिकारी, ये जस्ट उससे नीचे वाली पोस्ट है, वो फर्स्ट प्रमोशन के बाद मिलेगी इसको। मेरी बात समझ में आई? अब सोच लो कितनी बड़ी पावर पर जाएगा। और इसके बाद इसने लिखा कि 419 रैंक थी, ठीक है, वो तो ठीक है भाई। आई सिक्योर्ड 87 मार्क्स इन 18 जनवरी को, ठीक था। अब 87 नंबर है, 30 क्वेश्चन थे, 30 तिया 90 नंबर है, कोई क्वेश्चन इसने गलत नहीं किया, एक क्वेश्चन इसने छोड़ दिया कि भैया अपने को ये क्वेश्चन हो सकता अपना रॉन्ग हो जाए, छोड़ो। 29 गुना 3 27, 29 किए 29 सही, ये बहुत बढ़िया बात है भाई, बेफालतू में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते गलत होता है, 86 पे आते, फिर तो क्वेश्चन भी तो गलत होता। अब बाई चांस कोई, ठीक है हो सकता है इसकी तो बहुत बढ़िया रैंक है तो बहुत ऊपर नीचे नहीं होता, लेकिन बाई चांस किसी ऐसी जगह क्या होता है कि 4200 और 4600, एक नंबर एक क्वेश्चन की वजह से गए 4200 पर। मेरी बात समझ में आई? बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे होंगे, बिल्कुल कोई तो बच्चा ना ये आखिरी 4200 वाला है और ये पहला 2800 वाला है, अब एक क्वेश्चन इसका सही हो जाता तो ये आगे आ जाता और ये पीछे हो जाता, बात समझ में आई? तो कई बार जब जो लाइन वाले बच्चे होते हैं, तो इस बार जैसे एक बच्चा था सचिन, उसको मिला है इनकम टैक्स टीए। कुछ बच्चों के रिजल्ट, जैसे मैं आपको बताता हूं ना कि जब मैं 4-5 दिन गांव जाता हूं तो मैं भाई उस बच्चे की वजह से पता चला मुझे रिजल्ट आ गया है, क्योंकि मैं नेट वेट बहुत कम चलाता हूं फिर वहां पे, कि भाई सारा साल काम तो करते ही है, 4-5 दिन थोड़ा सा भाई रिलैक्स जिंदगी जिएंगे, उसके बाद वहां जाके सारा काम करना ही है। कौन सा अपन ईमानदारी से इतना बढ़िया तरीके से सिस्टमेटिक वे से लेकर चले कि जो बच्चा पूर्णतः फॉलो कर रहे हैं ना, मान ही नहीं सकता मैं गड़बड़ हो जाए।
चीजें आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों रिजल्ट तो देंगी भाई। अब उस बच्चे की डायरिया दिखाऊंगा मैं, उसने कम से कम 5 6 7 डायरी भर दी होंगी जो मैंने चेक कर ली उसकी, पर डे शेड्यूल कैसे बनाते हैं। उस बच्चे की डायरी देख देख कर तो मैंने ये बताना शुरू किया था। मैंने बताया पहले की डायरी, लेकिन पहली बार मुझे वो बच्चा ऐसा मिला था कि जैसा मैंने बताया ना डायरी में ऐसा लिखा करो, उसने परफेक्शन से वैसी डायरी बनाई। एक होता ना कि 90% वैसी बन गई, उसने मतलब 100% वैसी डायरी बनाई, जैसा का वैसा फॉलो किया। नहीं रिजल्ट आ पाया उसका, पिछले साल भी नहीं हो पाया 23 का, 22 में तो उसकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी, मतलब पुराना स्टूडेंट था। और भाई जब उसका है ना, एक कॉल आ गया, 2 कॉल आ गया, एक आध कॉल पे तो मैं उठाता ही नहीं था, कि उसका लगातार तीसरा कॉल आया हुआ। अब पुराना स्टूडेंट था तो नंबर भी सेव था, तो तीसरा कॉल मुझे लगा ऐसा क्या हो गया। तो उसने कहा सर मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा तेरा किस चीज में सिलेक्शन हुआ भाई। उसने कहा सर सीजीएल का रिजल्ट आया है। मैंने कहा अच्छा अच्छा सीजीएल का कब आया। लगे सर अभी आधा घंटा हुआ है रिजल्ट आ गया, और ऐसे ऐसे इसमें मेरे को उम्मीद भी नहीं थी और उसको उम्मीद थी भी नहीं। मैंने इस बार का मेंस देकर उसको खुद ये कह दिया था, नहीं मैं किसी बच्चे को कहता नहीं हूं क्योंकि उस बच्चे के एफर्ट में कोई कमी थी नहीं, कि भाई शायद तेरी किस्मत में सीजीएल नहीं है। मैं खुद ये कहने वाला था उसको, वाला का मतलब कह दिया था। और तू अब इसको छोड़, अपनी किस्मत में शायद है ही नहीं ये रूट। मेहनत तूने खूब कर ली, कमी तेरे अंदर कुछ नहीं बची है, बस तू जाके वहां परफॉर्म नहीं कर पाता। कहता था कि नेट प्रैक्टिस में तो भयंकर खिलाड़ी है, और पेपर में जाके बस परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही है। प्रेशर, पेपर में जाके परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही। और पेपर में सर मैं क्या सीखूं भाई, सीखेगा क्या जब तू यहां अटेम्प्ट कर रहा है तो तेरे नंबर आ जाते 390 में से 350 355, और वहां जाकर तेरे नंबर हो जाते 280। तो भाई इसमें सीखने वाला तो कोई बात ही नहीं है, जब यहां कैसे आ रहे हैं फिर वो 350। पेपर प्रेशर। अब लेकिन उस बच्चे को जैसे मिला ना, तो मैंने कहा ना कि ऊपर वाले का कि भैया एक घर परिवार बिखरने से बच गया, नहीं तो उसकी मेहनत देखकर बहुत सारे उस गांव के ऐसे बच्चे हो जाते कि भाई कुछ नहीं फायदा इस सीजीएल में। लेकिन अब जैसे उस बच्चे ने बताया, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट मार गया, उसके नंबर बहुत ज्यादा नहीं बढ़े थे, लेकिन उसका नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट ऐसा मारा, क्या पता किस बिहाफ पर इन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया। 18 तारीख का एग्जाम थोड़ा ठीक भी था। हाँ नंबर अच्छे बढ़े हैं, जिसके बढ़े हैं, जिसके बढ़े उसके अच्छे बढ़े हैं, जिसके नहीं बढ़े उस नॉर्मलाइजेशन नहीं। तो जैसे अनिल का पेपर 20 तारीख को था, उसी ने तो ऊपर नीचे कर दिया खेल सारा। नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो नंबर उसके भी कम नहीं थे, लेकिन उसने ऊपर नीचे कर दिया, कोई बात नहीं। उसका फोन है, मैंने कहा कि क्या फर्क पड़ जाना है, सैलरी तुझे अब भी उतनी ही मिलनी है। ये सिर्फ 5 दिन का एक मानसिक शांति थी कि मैंने इस रैंक पर काम किया। ये 0 लेवल बात है, एसएससी पूछती भी नहीं है इस बात को। तो अब जैसे उस बच्चे को मैंने कहा था कि भाई तू तो ना एनटीपीसी भर दे, उसने भर भी दिया, और मुझे उम्मीद है उसको कॉन्फिडेंस मिल गया कि एक जॉब तो मिल गई, खोने के लिए तो कुछ रहा नहीं। अब वो 4200 पे ग्रेड बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाएगा, कैसे, वो एनटीपीसी मार देगा। मैंने उसको यही कहा कि अपन एनटीपीसी लेंगे और बहुत ज्यादा उम्मीद मत लगा, ऐसा कुछ है ही नहीं तेरे पास कि कुछ, तू रोज का अपना एक मॉक टेस्ट लगा और तेरे को 2 3 4 घंटे और जो करना कर, और कुछ मत कर। बस मैंने उसको ये कह दिया। और लास्ट में मैंने उसको एक बात और कही कि भाई तूने सब कुछ पढ़ पढ़ा लिया, और तू अब तो बस एक काम कर, जीएस के लिए सब कुछ तेरे को याद हो गया है, बस वहां जाके पता नहीं जीएस ऊपर नीचे कैसे हो जा रही है, क्योंकि जीएस कितना ही पढ़ लो उतना ही कम है, जितना पढ़ लो वही ज्यादा, जितना पढ़ लो उतना ही कम होता है वो सब्जेक्ट। तो मैंने कहा कि लूसेंट समझ नहीं आती, जितनी समझ में आ जाए खींच ले भाई, जितना भी कुछ हो जाए। तो मतलब एक टूटे मन से कि भाई क्या कहें। अब वो बच्चा तो ये भी कह रहा था मेरे को कि सर कुछ और बता दो लाइफ में, और क्या करूं। सीधे बच्चे भाई, और गांव वाले करें क्या। अब लेकिन जब उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ, मेरे को उससे ज्यादा खुशी ईडी वाले बच्चे की भी नहीं हुई। इसकी एक ही खुशी हुई कि भाई 7 साल पुराना बच्चा था, इन्हीं बेंचों पे बैठ के, उस वक्त तो यही होल होता था, इस बच्चे ने इतना रिगार्ड रखा कि जब इसका एक सही मुकाम पर पहुंचा कि ये लो सर बस। अभी जैसे जिस बच्चे का इनकम टैक्स में आया है, वो बच्चा निवाई टोंक से बिलोंग करता है। मैंने उसको कहा कि बुलाऊंगा भाई, उसने कहा कि सर मैं तो 20 तारीख को ही आ रहा हूँ पेरेंट्स के साथ। मैंने कहा मैं बुला लूंगा, इकट्ठे करके बुला दूंगा, 10 12 को एक साथ बुला देंगे, फिर 10 12 को एक साथ बुला देंगे। तो उसने कहा कि सर नहीं पेरेंट्स मिलना चाहते हैं। मैंने कहा कि भाई फिर तो आ जा, देख पेरेंट्स ही मिलना चाह रहे हैं
तो फिर तो जरूर आओ भाई, जरूर मिलेंगे आपसे। और फिर तो कोई समय की पाबंदी ही नहीं है कि आपको 22 तारीख को आना है कि 25 को आना है, जब आपका मन करे। अब वो ऑब्वियस सी बात है कि भाई पेरेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि भाई अब बन गए हैं, अब बच्चा उस मुकाम पे पहुंच गया है। तो ऐसा तो है नहीं कि लाखों बच्चे इस लाइन में लगे हुए थे, उस मुकाम पे पहुंचे सैकड़ों लोग ही हैं। तो कुछ ना कुछ जहां से भी व्यवस्थाएं बनी है और